आज की कहानी दिल्ली की है। ये बात 10 जुलाई 2013 की है। दिल्ली में सरिता विहार थाना आता है। इसी थाने के इलाके के एक सुनसान जगह पे सुबह सुबह कुछ लोग गुजर रहे थे। तभी उनकी नजर सड़क किनारे पड़े एक नौजवान पर पड़ी। उसकी हालत देखकर उनके होश उड़ गए। वह बुरी तरह जला हुआ था, मगर उसकी सांसें अभी चल रही थीं। घबराते हुए उनमें से एक ने तुरंत 100 नंबर पर कॉल कर पुलिस को सूचना दी। कुछ ही देर में पुलिस मौके पर पहुंची। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने उस जख्मी युवक को जल्द से जल्द नजदीकी सरकारी अस्पताल में पहुंचाया। वहां डॉक्टरों ने तुरंत उसका इलाज शुरू किया, लेकिन उसकी हालत बेहद नाजुक थी। उसका शरीर 85% से ज्यादा जल चुका था। डॉक्टरों की टीम ने पूरी कोशिश की, मगर जलने की वजह से वह बेहद दर्द में था। जांच के दौरान पुलिस को उस युवक के पास से कुछ सामान मिला, जिसमें उसकी पहचान के सुराग छिपे थे। दस्तावेजों और अन्य चीजों से पुलिस को पता चला कि यह युवक वेद श्रीवास्तव है और पास के ही एक इलाके का रहने वाला है। इस सुराग के आधार पर पुलिस ने वेद के घर का पता लगाया और उसके परिवार को सूचना दी। पुलिस के फोन कॉल से घबराए हुए वेद के माता पिता और परिवार वाले तुरंत अस्पताल पहुंचे। अपने बेटे को ऐसी हालत में देख उनका कलेजा कांप उठा। वेद की मां की आंखों में आंसू थे और पिता सकते में खड़े थे। समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि उनका बेटा इस हालत में यहां पहुंच गया। धीरे धीरे परिवार वालों ने पुलिस को वेद के बारे में कुछ जानकारी दी। पुलिस ने अनुमान लगाया कि हो सकता है कि यह किसी हमले का मामला हो या फिर किसी दुर्घटना का। मगर सवाल यह था कि वेद इस सुनसान जगह पर कैसे पहुंचा और आखिरकार उसके साथ यह हादसा कैसे हुआ। पुलिस ने परिवार से पूछताछ की, मगर किसी के पास कोई सुराग नहीं था। घर वालों से सिर्फ इतना ही पता चला था कि वह घर से बाहर गया था और वह थोड़ी देर में लौट आएगा। मगर उसकी जगह पुलिस का फोन आया। घर वालों के बातचीत में कोई दुश्मनी, कोई झगड़ा या तनाव का जिक्र भी नहीं था। वेद के साथ किसी की ऐसी क्या दुश्मनी हो सकती थी कि उसे जिंदा जलाने का प्रयास किया जाए। पुलिस भी हैरान थी, क्योंकि यह एक असामान्य मामला था। कोई हमला करना चाहता तो चाकू या गोली का इस्तेमाल करता, मगर यहां ऐसा कुछ नहीं था। वेद के होश में आने की कोशिशें बार बार हो रही थीं, लेकिन उसकी हालत इतनी गंभीर थी कि वह कुछ भी बोल पाने में असमर्थ था। उसके हाथ इतनी बुरी तरह से जल चुके थे कि वह लिख भी नहीं पा रहा था। पुलिस ने अस्पताल में और आसपास किसी सीसीटीवी कैमरे का फुटेज खंगालने की कोशिश की, ताकि किसी तरह यह पता लगाया जा सके कि वह रात को वहां कैसे पहुंचा। लेकिन पुलिस के हाथों कुछ नहीं आया। वेद की जिंदगी और मौत की जंग 10 दिन तक चली। हर बीतता दिन उसे मौत के करीब ले जा रहा था और आखिरकार 10वें दिन उसने दम तोड़ दिया। दिल्ली पुलिस, जो इस पूरे मामले की जांच कर रही थी, अभी भी एक अजीब उलझन में थी। कोई ऐसा सुराग नहीं था जो यह बताता कि वेद का कोई दुश्मन था। पुलिस ने आसपास की जगह की बारीकी से छानबीन की, लेकिन कोई भी ऐसा सबूत मिला जिससे यह लगे कि यह किसी ने जानबूझकर किया था। इसकी हालत और जगह देखकर पुलिस के मन में सवाल उठ रहे थे। क्या यह दुर्घटना थी या किसी ने सच में वेद को जलाया था? पास की सड़क पर कोई गाड़ी या संदिग्ध सामान भी नहीं था जो कोई सुराग देता। 10 दिनों तक वेद जिंदगी के लिए संघर्ष करता रहा, लेकिन वह कुछ बोल नहीं पाया। न उसने कोई इशारे किए, न कोई सुराग दिया। इससे पुलिस की उलझन और बढ़ गई थी। धीरे धीरे मामला ठंडा पड़ता गया। पुलिस ने इस केस को प्राथमिकता के तौर पर गंभीरता से लेना बंद कर दिया और जांच धीमी पड़ गई। वक्त के साथ केस ठंडे बस्ते में जाने लगा और लोगों ने इसे एक रहस्यमयी दुर्घटना मान लिया। वक्त बीतता जा रहा था, लेकिन पुलिस इस केस को गंभीरता से नहीं ले रही थी। वेद की बीवी कल्पना दिन रात रो रो कर बेहाल थी। उसके साथ वेद के माता पिता भी पुलिस से गुहार लगाते, न्याय की मांग करते, लेकिन पुलिस का जवाब वही था, हम अपनी जांच में लगे हैं। लेकिन अभी तक कोई ठोस सुराग हाथ नहीं लगा है। पुलिस की लापरवाही से परेशान कल्पना और वेद के परिवार का दिल टूटता जा रहा था। केस जैसे ठंडे बस्ते में जा चुका था। हर दिन उन्हें उम्मीद होती कि शायद आज कुछ नया पता चलेगा, कोई सुराग मिलेगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो रहा था। परिवार का गुस्सा और दर्द बढ़ता जा रहा था, मगर उनके पास इंतजार के सिवा कोई चारा नहीं था। इस दौरान में अचानक पुलिस के पास एक नया सुराग आता है। यह एक मोबाइल फोन था जो किसी ने पुलिस को सौंपा था। फोन कल्पना का था, जो वेद की पत्नी थी। जब पुलिस ने फोन की जांच की
तो उसमें कुछ खास चैट्स और रिकॉर्डिंग्स मिली। इन चैट्स में कुछ बातें और ऑडियो क्लिप्स थीं जो काफी संदिग्ध थीं। एक रिकॉर्डिंग में कल्पना और किसी अन्य व्यक्ति की आवाजें सुनाई दे रही थीं। पहली लाइन ने पुलिस को चौंका दिया। महिला कह रही थी, तूने उसे इतना तड़पाया क्यों? वैसे ही मार सकता था। इन लाइन से पुलिस को एक बड़ा झटका लगा। यह अजीब सा ट्विस्ट पुलिस के लिए और भी उलझन भरा था। लेकिन जल्द ही यह सुराग पुलिस को और ज्यादा दिशा दिखाता है। इस मोबाइल फोन के अंदर कुछ और चैट्स और डेटा पाए गए जो उस व्यक्ति की पहचान की ओर इशारा कर रहे थे जिसे कल्पना ने उसे कहा था। पुलिस ने इन सबूतों के आधार पर तुरंत जांच शुरू की और पाया कि वेद का जलना एक हादसा नहीं बल्कि उसे जानबूझकर जलाया गया था। पुलिस ने यह भी पाया कि कल्पना और उसके कथित प्रेमी ने मिलकर यह साजिश रची थी। वेद के साथ उनके रिश्ते में तनाव था और कल्पना ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर वेद को दर्दनाक मौत देने की योजना बनाई थी। जब पुलिस ने इस साजिश को खोला तो पूरी कहानी सामने आई। वेद को जिंदा जलाने की घटना किसी व्यक्तिगत दुश्मनी और गहरे जख्मों का परिणाम थी। पुलिस के पास अब पूरी कहानी थी और जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी, हर एक सुराग एक बड़ी सच्चाई की ओर इशारा कर रहा था। यह मामला पहले एक हादसा लगता था, लेकिन अब सब कुछ साफ हो चुका था। लेकिन अब यह साबित हो चुका था कि उसे जानबूझकर जलाया गया था और वह भी जिंदा। और जलाने वाला कोई और नहीं बल्कि उसकी अपनी पत्नी कल्पना थी। कल्पना ने ही वेद को जलाने की योजना बनाई थी। आखिरकार पुलिस ने इस सबूत के आधार पर जांच की और पाया कि कल्पना ने ही अपने प्रेमी योगेश के साथ मिलकर अपने पति वेद की हत्या की साजिश रची थी। वेद और कल्पना की शादी हाल ही में हुई थी और वे एक खुशहाल जीवन जी रहे थे। लेकिन अचानक वेद एक दिन जलने की हालत में सड़क पर मिला। डॉक्टरों ने बताया कि उसकी बचने की संभावना कम थी और उसकी हालत गंभीर थी। वेद की मां बाप को यह देखकर शक हुआ कि कल्पना का व्यवहार सामान्य था, जबकि किसी की मौत के बाद आमतौर पर लोग ज्यादा दुखी होते हैं। कल्पना की लगातार हंसी खुशी और फोन पर बात करने का अंदाज उनकी नजर में अजीब था। वेद के माता पिता को शक था कि कुछ गड़बड़ है। वे पुलिस से मामले की जांच की गुजारिश करते रहे, लेकिन पुलिस की तरफ से कोई खास हल नहीं निकल पाया। फिर वेद के पिता ने खुद ही कुछ करने का फैसला किया। उन्होंने कल्पना के फोन में एक रिकॉर्डिंग डिवाइस लगा दिया जो उन सभी बातचीतों को रिकॉर्ड करता था जो वो करती थी। कुछ दिन बाद जब रिकॉर्डिंग चली तो एक खास बातचीत सुनी गई। यह सब सुनकर वेद के माता पिता को पूरा यकीन हो गया कि उनके बेटे की हत्या उसकी पत्नी और उसके प्रेमी ने मिलकर की थी। फिर उन्होंने इस रिकॉर्डिंग को पुलिस के पास पहुंचाया। पुलिस ने जांच की और पाया कि यह सब सच था। पुलिस ने कल्पना और योगेश को गिरफ्तार कर लिया। वेद की हत्या के पीछे की असल वजह कल्पना का एक गहरे राज से जुड़ा था। वेद और कल्पना की शादी अरेंज्ड थी और वे एक सामान्य जीवन जी रहे थे। हालांकि कल्पना का दिल वेद के लिए नहीं बल्कि उसके पुराने प्रेमी योगेश के लिए धड़कता था। शादी से पहले भी कल्पना और योगेश का गहरा रिश्ता था, लेकिन परिवार के दबाव और समाज की चिंता के कारण उसने वेद से शादी कर ली। कल्पना को लगता था कि वेद एक अच्छा इंसान था, लेकिन वह उसे कभी दिल से प्यार नहीं कर पाई। शादी के बाद भी कल्पना और योगेश का संपर्क बना रहा। वेद को यह महसूस होने लगा कि कुछ गड़बड़ है और उसने कल्पना से इस बारे में कई बार सवाल किया। एक दिन जब वेद ने उसकी इस चोरी को पकड़ लिया तो कल्पना को लगा कि अब उसके और योगेश के रिश्ते का पर्दाफाश हो जाएगा और वेद उसकी शादीशुदा जिंदगी को बर्बाद कर सकता है। इस डर और कुंठा के चलते कल्पना ने योगेश के साथ मिलकर वेद को मारने का प्लान बनाया। एक रात जब वेद शराब के नशे में था और उसे होश नहीं था, कल्पना ने योगेश से मिलकर उसे एक सुनसान जगह पर बुलवाया। वहां योगेश ने उसे नशे की हालत में पेट्रोल डालकर आग लगा दी। इस पूरी घटना के दौरान कल्पना का एक ही उद्देश्य था, योगेश के साथ अपने रिश्ते को सुरक्षित करना और वेद को रास्ते से हटा देना ताकि उसका प्रेमी योगेश उसके जीवन का हिस्सा बन सके। यह एक ठंडे दिमाग से किया गया हत्या का अपराध था, जहां कल्पना ने अपने व्यक्तिगत स्वार्थ और प्यार के लिए अपने ही पति की जान ले ली। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि कभी-कभी सच्चाई सामने लाने के लिए हमें खुद ही कुछ कदम उठाने पड़ते हैं, खासकर जब हमारी सरकार या पुलिस उस पर ध्यान नहीं देती। आज की दूसरी कहानी भी दिल्ली की है। दिल्ली में ही हरिनगर इलाका है। इसी इलाके में एक जगह है अशोकनगर। ये बात 2022 की है। पुलिस कंट्रोल रूम में अचानक एक फोन कॉल आई।
फोन उठाने पर घबराई हुई आवाज में किसी ने बताया कि हरिनगर के अशोक नगर इलाके में एक 4 मंजिला घर में चोरी हुई है। पुलिस ने मामले की गंभीरता को समझते हुए तुरंत एक टीम को घटनास्थल की ओर रवाना किया। जब पुलिस उस 4 मंजिला घर पर पहुंची तो माहौल कुछ अजीब लगा। दरवाजा खुला हुआ था, अंदर सब कुछ अस्त व्यस्त था, जैसे किसी ने सब कुछ ढूंढने के लिए सामान बिखेर दिया हो। पुलिस जब घर के अंदर गई तो पहली मंजिल पर उन्हें एक शख्स की लाश मिली। वहीं ग्राउंड फ्लोर पर बने पार्किंग एरिया में 2 महिलाओं की लाशें पड़ी थीं। तीनों की हत्या बेहद निर्ममता से की गई थी और उनके शरीर पर चाकू से गोदने के गहरे निशान थे। घर का दृश्य ऐसा था कि किसी की भी रूह कांप जाए। चारों ओर खून के छींटे थे और दीवारों पर भी खून के निशान दिखाई दे रहे थे। इस भयानक दृश्य को देखकर पुलिस ने तुरंत पूरे घर की बारीकी से तलाशी शुरू की और फॉरेंसिक टीम को भी मौके पर बुलाया। फॉरेंसिक टीम ने वहां मौजूद सबूतों को सावधानी से इकट्ठा करना शुरू किया ताकि यह पता लगाया जा सके कि हत्यारे ने कोई सुराग छोड़ा है या नहीं। अशोकनगर के उस मकान से पुलिस को 3 लोगों की लाशें मिली। पहली लाश कारोबारी समीर आहूजा की थी, जो अपनी पत्नी शालू और 3 साल की मासूम बेटी के साथ इस घर में रहते थे। समीर कपड़े और प्रॉपर्टी का काम करते थे और करीब 1 साल पहले ही विकासपुरी के बुड़ैला इलाके से अशोकनगर में शिफ्ट हुए थे। वे आमतौर पर बहुत कम लोगों से बातचीत करते थे और अपने काम में ही व्यस्त रहते थे। समीर की पत्नी शालू खुद का ब्यूटी पार्लर चलाती थीं और अपने काम में माहिर थीं। दूसरी लाश शालू की थी, जो पार्किंग एरिया में पाई गई। लेकिन पुलिस की हैरानी तब और बढ़ गई जब उन्हें शालू के पास ही एक तीसरी लाश भी मिली। यह लाश उनकी घरेलू नौकरानी सपना की थी, जो काफी समय से उनके घर में काम कर रही थी। तीनों की मौत के पीछे कोई न कोई भयानक वजह थी, जिसे जानने के लिए पुलिस ने घर की बारीकी से छानबीन शुरू की। पुलिस के सामने अब सबसे बड़ी चुनौती यह थी कि इस परिवार का दुश्मन कौन था, जो इतनी बेरहमी से कत्ल कर गया। जांच के दौरान पुलिस को पता चला कि मकान के एक कमरे में 3 साल की मासूम बच्ची सो रही थी। कातिलों ने उसे हाथ तक नहीं लगाया था, जो इस बात का संकेत था कि हत्या किसी गहरी साजिश के तहत की गई थी। वो बच्ची मारे गए दंपत्ति समीर और शालू की बेटी थी। पुलिस को इस तिहरे हत्याकांड में दुश्मनी या आपसी रंजिश की बू आ रही थी और उन्हें लगने लगा कि शायद कातिल परिवार को अच्छी तरह से जानते थे। पुलिस ने शुरुआती छानबीन के बाद तीनों लाशों का पंचनामा किया और उन्हें पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। अब पुलिस हर कोने की तलाशी में जुटी थी और इसी बीच उनकी नजर घर में लगे सीसीटीवी कैमरों पर पड़ी। लेकिन जांच में यह सामने आया कि कातिल बड़ी चतुराई से घर के सीसीटीवी कैमरों की डीवीआर को अपने साथ ले गए थे, जिससे पुलिस के पास कोई सीधा सबूत नहीं था। हालांकि पुलिस को थोड़ी राहत तब मिली जब उन्हें एक अन्य सीसीटीवी फुटेज हाथ लगी, जिसमें कातिल कैद थे। फुटेज में दिख रहा था कि सुबह करीब 8 बजे 2 बाइक पर 4 लोग समीर आहूजा के घर पहुंचे थे। 1 घंटे बाद सुबह करीब 9 बजे वे वारदात को अंजाम देकर वहां से निकलते नजर आ रहे थे। पुलिस ने इस फुटेज को सबूत के तौर पर संभाल लिया और अब इन अपराधियों की पहचान और उनके पीछे के मकसद का सुराग ढूंढने की दिशा में आगे बढ़ने लगी। जांच में जुटी पुलिस को शक था कि इस तिहरे हत्याकांड को अंजाम देने वालों की संख्या 4 से 5 हो सकती है। घर से कैश, कीमती सामान, आईफोन और लैपटॉप आदि गायब थे, जिससे अंदाजा लगाया गया कि हत्या के बाद आरोपियों ने घर की तलाशी ली और सारा कीमती सामान लेकर भाग गए। अब पुलिस के सामने सवाल था कि आखिर कातिल कौन थे और यह कत्ल क्यों किया गया। चूंकि समीर आहूजा प्रॉपर्टी के कारोबार से जुड़े थे, पुलिस ने उनके संपर्क में रहने वाले लोगों पर नजर डालनी शुरू की। साथ ही सीसीटीवी फुटेज में कैद हुए संदिग्धों की पहचान पर भी पुलिस का फोकस था। इसी दौरान पुलिस को एक अहम जानकारी हाथ लगी, जिसने मामले को सुलझाने में बड़ी भूमिका निभाई। इस सुराग के आधार पर पुलिस ने कुछ ही घंटों में 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया, जिनकी पहचान 19 वर्षीय सचिन और 21 वर्षीय सुजीत के रूप में हुई। जब पुलिस ने सचिन और सुजीत से पूछताछ की तो हत्याकांड का पूरा सच सामने आ गया। आरोपियों ने खुलासा किया कि समीर आहूजा, उनकी पत्नी शालू और नौकरानी सपना का कत्ल बदले के लिए किया गया था। पुलिस की तफ्तीश में सामने आया कि शालू, जो ब्यूटी पार्लर चलाती थी, उसने कुछ दिन पहले अपने पार्लर में काम करने वाली एक लड़की राधा और उसके प्रेमी अजय को नौकरी से निकाल दिया था। दरअसल राधा और अजय का व्यवहार काफी खराब था और वे शालू के पार्लर में काम करते हुए भी अक्सर अपने काम को टालते रहते थे। शालू ने उन्हें बार बार समझाया, लेकिन वे सुधरने के बजाय और भी गैर जिम्मेदार हो गए।
एक दिन राधा ने पार्लर में ही शालू से बहस की और शालू ने उसे बेइज्जत कर दिया। इस घटना के बाद राधा और अजय इतने नाराज हुए कि उन्होंने शालू से बदला लेने का प्लान बनाया और अपनी योजना में कुछ और दोस्तों को शामिल कर लिया। पुलिस ने जब आरोपियों से पूछताछ की तो एक और चौंकाने वाली बात सामने आई। राधा और अजय ने बताया कि वे पहले भी 1 नवंबर को समीर आहूजा के घर जाने की योजना बना चुके थे, लेकिन उस दिन घर पर ताला लगा हुआ था। ऐसा लगता था कि समीर और शालू ने किसी वजह से घर में ताला डाल लिया था और यह घटना उनकी योजना में रुकावट बन गई थी। इस वजह से वे उस दिन हमला नहीं कर सके और 2 नवंबर को फिर से अपनी योजना को अंजाम देने के लिए समीर आहूजा के घर पहुंचे। 2 नवंबर की सुबह करीब 8 बजे आरोपी 2 बाइकों पर सवार होकर समीर आहूजा के घर पहुंचे। घर में घुसते ही उन्होंने समीर और शालू पर तेज धार चाकू से हमला कर दिया। समीर का कत्ल घर की पहली मंजिल पर किया गया, जबकि शालू को ग्राउंड फ्लोर के पार्किंग एरिया में मौत के घाट उतार दिया गया। इस डबल मर्डर के बाद जब आरोपी घर में चोरी कर रहे थे, तभी नौकरानी सपना वहां पहुंच गई। सपना ने जैसे ही खौफनाक मंजर देखा, उसके होश उड़ गए, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ समझ पाती, आरोपियों ने उसे भी पकड़ लिया और बेरहमी से चाकू से गोद डाला। सपना की लाश भी पार्किंग एरिया में छोड़ दी गई। करीब 1 घंटे बाद आरोपी वहां से भाग निकले। जाते जाते उन्होंने सभी कैमरों की डीवीआर निकाल ली थी, लेकिन बदकिस्मती से एक कैमरे में उनकी तस्वीरें कैद हो गई थीं, जो पुलिस के हाथ लग गईं। अब यह साफ हो गया कि राधा और अजय ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर बदला लेने की साजिश रची थी और अपनी गहरी नफरत के चलते समीर आहूजा और शालू को निर्दयता से मारा था। पुलिस ने उनकी गिरफ्तारी के बाद घर से चोरी किए गए आईफोन और हत्या में इस्तेमाल हथियार बरामद कर लिए थे। सभी आरोपी जेल में बंद हैं और मामला कोर्ट में है। इस कहानी से यह संदेश मिलता है कि कभी भी अपनी व्यक्तिगत भावनाओं को नियंत्रित करना चाहिए, क्योंकि गुस्सा और बदला लेने की भावना अक्सर आत्मघाती साबित होती है। राधा और अजय ने शालू से बदला लेने के लिए निर्दोष लोगों की जान ले ली, जिससे उनका जीवन ही बर्बाद हो गया। यह दिखाता है कि जरा सी नाराजगी भी किसी को हिंसा की राह पर ले जा सकती है और इसके परिणाम घातक होते हैं। समाज में हर किसी को एक दूसरे के साथ उचित और सम्मानजनक तरीके से व्यवहार करना चाहिए। बदले की भावना न केवल अपराध की ओर ले जाती है, बल्कि यह इंसान के जीवन को भी तहस-नहस कर देती है। हमें हमेशा अपनी भावनाओं को सोच समझकर व्यक्त करना चाहिए और कभी भी किसी के साथ अन्याय नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे न केवल दूसरों का नुकसान होता है, बल्कि हम भी खुद को मानसिक और शारीरिक रूप से नुकसान पहुंचाते हैं। हमारा उद्देश्य है कि लोग इन कहानियों से सीख लें और ऐसे रास्तों पर चलने से बचें। अपनों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। यह कहानी एक चेतावनी है, ताकि हम सब मिलकर अपने समाज को बेहतर बना सकें। इसी तरह की सच्ची घटनाओं और सीखों के साथ मैं फिर लौटूंगा। तब तक के लिए सुरक्षित रहे, सतर्क रहे और